अच्छा, यहाँ क्वेश्चंस हैं सेल्फ असेसमेंट हमारे चैप्टर 3 के अंदर। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, पेज नंबर 60 पर है ये, कि सपोज फर्स्ट है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है ना वो जीरो है। डज दिस मीन, क्या इसका मतलब ये है कि दैट देयर आर नो फोर्सेस ऑन इट? तो इसका क्या ये मतलब हो जाएगा कि अगर उसको एक्सेलरेशन नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही? नहीं, no, this does not mean forces are not acting, but acceleration changes when velocity changes. Acceleration change तब होती है जब आपकी velocity change हो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि फोर्स लग ही नहीं रही, मतलब फोर्स चेंज नहीं हो रही, फोर्सेस का जो सम है वो बराबर है, बस ये हम कहेंगे। अच्छा जी, इफ अ कार, मिसाल दे दें हम, इफ अ कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स ऑल फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ना तो उसकी सारी की सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, या हम ऐसे कहें कि वो नॉट चेंजिंग, वो सारी की सारी फोर्सेस चेंज नहीं हो रही। इन रिजल्ट एक्सेलरेशन नॉट प्रोड्यूस। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तब होती है जब फोर्स या कम हो या बढ़े या लेस हो, या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। न फोर्स बढ़े न डिक्रीज हो न इंक्रीज हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट में है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट में होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, फोर्सेस होंगी मगर वो फोर्सेस कांस्टेंट होंगी उसके ऊपर। व्हेन फोर्सेस विल स्टार्ट चेंजिंग, जब आपकी फोर्सेस चेंज होना स्टार्ट होंगी, देन वेलोसिटी विल चेंज, तो वेलोसिटी भी जाहिर बात है चेंज होगी। एंड जब वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर कोई वेलोसिटी, अगर किसी भी चीज़ के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि नहीं भाई इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होंगी, फोर्सेस जरूर होंगी, फोर्सेस नहीं होंगी। दूसरा सवाल है कि कैन ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट मासेस एक्सपीरियंस द सेम मैग्नीट्यूड? क्या वो ऑब्जेक्ट जिनके मासेस अलग अलग हैं, क्या उनके ऊपर सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर फोर्स लगाएगा ए बी के ऊपर तो फोर्स बी भी लगाएगा ए के ऊपर। तो इसी वजह से हम कहेंगे फोर्स ए बी वाली बराबर होगी फोर्स बी ए के बराबर होगी। लेकिन माइनस का मतलब है कि फोर्स ए बी अगर आगे होगी तो फोर्स बी ए उसको पीछे करेगी, डायरेक्शन उनका अपोजिट होगा। अब हम ये डिस्कस भी करके आए कि ये फार्मूला किस तरह बना न्यूटन के लॉ के अंदर। फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन, हमें यहाँ से तो ये मालूम होता है, लेकिन यहाँ सवाल जो है ना इसमें कुछ और है। अब हम उस तक जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है। लैपटॉप इज नॉट स्कूलिंग, इट्स गेटिंग हैक्ड। वन अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि भले फोर्स ऑफ एक्शन जो है वो बराबर है ऑफ रिएक्शन के, तो magnitude of force of action of A is equal to the magnitude of reaction of force B irrespective of their masses। उनके masses क्या हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क जिस चीज पर पड़ता है वो ये है कि जितना A लगाएगा फोर्स उतना B लगाएगा फोर्स। इस वजह से हम कहेंगे कि मास ऑफ A और B कितना भी हो, मगर अगर ए बॉडी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी तो बी बॉडी भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। तो इसलिए भले दोनों का मास अलग अलग हो मगर न्यूटन साहब की बात वो मानेंगे और दोनों के ऊपर बराबर बराबर फोर्स लगेगी। तो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज। सेल्फ असेसमेंट 61 पेज के ऊपर है, यहाँ आपके पास तीन क्वेश्चंस हैं। पहला है कि हाउ इज इम्पल्स रिलेटेड टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट? इम्पल्स मोमेंटम में चेंज होती है और इम्पल्स और जो मोमेंटम में चेंज है वो दोनों आपस में किस तरह रिलेटेड है? आपने पढ़ा है कि इम्पल्स मोमेंटम से रिलेटेड, प्रॉब्लम के अंदर भी हम करके आए हैं, थ्योरी के अंदर भी हम यहाँ डिस्कस करके आए हैं। इम्पल्स जो है वो बराबर होती है फोर्स इन टाइम के, और आई इम्पल्स की सिंबल है, फोर्स एफ की एफ फोर है, टी जो है टाइम की सिंबल है।
एफ आपको बराबर है किसके बराबर है, एम ए की। तो जहाँ एफ है वहाँ आपने क्या लिखा अभी, वहाँ आपने लिखा एम, और टी की जगह आपने लिखा है टी। तो आई इज इक्वल टू एम ए इंटू टी। और जो एक्सीलरेशन है वो बराबर होती है डेल्टा वी अपॉन टी, वो बराबर होती है आपकी एक्सीलरेशन के। तो इसी वजह से जहाँ पे एक्सीलरेशन है वहाँ पे आप लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन टी, और ये जो टी है वो आपकी यहाँ सेम है, और ये जो एम है आपकी यहाँ सेम है, आर आपकी जो है वो यहाँ सेम है। तो अब आपके पास है आई इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी, क्योंकि ये जो टी और टी है आपस में हो गई है कैंसल, तो डेल्टा वी बाकी बचा। और ये आपको मालूम है कि मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, एम इंटू वी इज इक्वल टू मोमेंटम। अगर एम इंटू चेंज इन वी है तो फिर चेंज इन मोमेंटम। तो इस पूरे फार्मूले की जगह एम इंटू चेंज इन वी की जगह हम एक चीज़ लिखेंगे, वो है चेंज इन पी यानी चेंज इन मोमेंटम। तो आई का मतलब हो क्या कि वो हो गई है चेंज इन मोमेंटम। या फिर आप ऐसे कहें कि जो इम्पल्स है, आई को भी आप इम्पल्स के साथ शो करते हैं और जे को भी आप इम्पल्स के साथ शो करते हैं। आई इज इक्वल टू डेल्टा पी करें या जे इज इक्वल डेल्टा पी करें, मतलब ये हुआ कि इम्पल्स और मोमेंटम एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। ये बात आपकी यहाँ साबित हो गई, बराबर जो आ रहे हैं तो रिलेटेड है ना। उसके बाद आपके पास जो दूसरा एग्जांपल है यहाँ इस सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन के अंदर, वहाँ आपको इनिशियल मोमेंटम 50 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड की दी गई है, आपको इम्पल्स भी दी गई है 100 न्यूटन इंटू सेकंड। आपसे पूछा गया है कि अगर इनिशियल मोमेंट 50 किलोग्राम हो और इम्पल्स 100 न्यूटन इंटू सेकंड हो तो बताएं कि फाइनल मोमेंटम क्या होगी। तो आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन की बराबर है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल के। तो आई इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई यहाँ है, क्योंकि जिस भी चीज़ में चेंज आती है तो वहाँ हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। तो हमने इनिशियल माइनस किया, ये आपके पास है। इम्पल्स का जो वैल्यू आपके पास 100 है, पी का जो वैल्यू है पी एफ का सेम लिखा, इनिशियल का जो मोमेंटम है वो है 50। अब आपको मालूम करना है पी एफ। ये जो 50 है ये आप साइड जाएगा इस साइड, तो ये आपका हो जाएगा 50। तो 50 यानी माइनस का हो जाएगा, के माइनस का तो वैसे भी इधर था, लेकिन इस साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का। जब इस साइड वो प्लस हो जाएगा, अच्छा माइनस का हो जाएगा। चलो, तो आपके पास जो आंसर मिला वो ये वाला आंसर है। तो इस तरीके से अगर यहाँ गलती हो गई है तो आप क्या करेंगे कि अगर ये माइनस का दूसरे साइड आता है तो किसका हो जाता है जी, प्लस का। ये माइनस वाला दूसरी साइड आया तो प्लस का हो गया, तो आपके पास 150 पी एफ जो है आपकी हो जाएगी फाइनल मोमेंटम। अब ये सवाल क्या था, ये सवाल ये था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल मोमेंटम 50 किलोग्राम है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है इम्पल्स 100 न्यूटन पर सेकेंड की, उसकी फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करें, जो कि आपने अभी कैलकुलेट कर लिया। अभी जो उसके बाद वाला सवाल है वो भी कुछ कम नहीं है। उसमें पूछ रहा है कि एक गोल्फ क्लब है जो एक्सर्ट कर रहा है एक एवरेज फोर्स ऑफ 800 न्यूटन, और गोल्फ बॉल जो है वो 0.02 सेकंड तक है। गोल्फ बॉल के ऊपर 0.02 सेकंड के लिए उसके ऊपर 800 न्यूटन की फोर्स लग रही है। आप ऐसे समझें, इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज़ 40 मीटर, अगर शुरुआत में जब उसको ये फोर्स लगी बॉल को, उस टाइम उसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है और कुछ टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो आप ये बताएं कि बॉल को इम्पल्स कितनी एक्सपीरियंस हुई उसके बाद। तो ये सारी डेटा हमने यहाँ लिखी है कि प्रॉब्लम 3 है, फोर्स आपके पास 800 न्यूटन है, टाइम 0.02 सेकंड लगा, इनिशियल 40 मीटर पर सेकंड है, फाइनल 60 मीटर पर सेकंड है। इम्पल्स फाइंड करनी है आपने। इम्पल्स का फाइंड फार्मूला है एफ इंटू टी। आपने फार्मूला फोर्स लिखा 800, टाइम लिखा 0.02, दोनों को मल्टीप्लाई किया मिला 60 न्यूटन इंटू सेकेंड। उसके अलावा आपके पास कुछ अल्टरनेटिंग मेथड भी है इसका, जिससे आपका जवाब तो खैर सेम आएगा मगर वो थोड़ा लेंदी है। आपको ये मालूम है कि जो इम्पल्स है वो बराबर किसके, चेंज इन मोमेंटम के, और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, पी एफ माइनस पी आई के। तो आपको मालूम है कि पी एफ किसके बराबर है जी, एम वी एफ के। पी आई किसके बराबर है, एम वी के, मगर उसके साथ आई लगेंगे क्योंकि इसके साथ आई है। तो आई जो है आपके बराबर है एम वी एफ माइनस एम वी आई के।
तो आई जो है आपकी बहरहाल ये जो फाइनल लास्ट है ये इसके बराबर हो गई आई एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब फाइंड करनी है आपने अगर मास को, फर्स्ट फाइंड ए, अगर आपने मास को फाइंड करना है तो आप पहले फाइंड करेंगे ए को। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल डेल्टा वी अपॉन टी है। तो एक्सेलरेशन डेल्टा वी का मतलब है कि जी वी एफ माइनस वी आई, टी की जगह आपने लिखा टी सेम, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ भी आपके पास मिला हुआ है 60 है, और वी आई भी आपके पास 40 है, और टाइम आपके पास 0.02 है। 60 माइनस 40 जब आपने किया तो आपको मिला 20, 0.2 उसके साथ जब आपने डिवाइड किया तो आपको मिला 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सॉरी। उसके बाद आप फाइंड करेंगे मास। तो एफ इज इक्वल टू है बराबर किसके, एम ए के। एम जो है वह बराबर किसके है, एफ अपान ए के। इन द सेम वे तो एम बराबर होगा 800 अपॉन 1000, तो एम बराबर हो गया 0.8 किलोग्राम के। अब आप फाइंड करेंगे आई जो है वो किसके बराबर है, आई जो है बराबर है एम वी एफ माइनस एम वी आई के। और यहाँ आपको मालूम है कि एम आपने अभी मालूम की 0.8, पहले मालूम नहीं थी लेकिन अभी मालूम हो गई है, और यहाँ भी m 0.8 है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू 60 न्यूटन पर सेकंड सेम मिल रहा है। तो सेम इज़ बोथ इन वैस। और ये आपका प्रॉब्लम था सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का। उसके बाद अब हम जा रहे हैं पेज नंबर 65 के ऊपर, जहाँ ये पूछा जा रहा है कि हाउ डज काइनेटिक एनर्जी चेंज इन इलास्टिक कोलिजन, वाई इलास्टिक कोलिजन इन किस तरह इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी किस तरह चेंज होती है, क्यों। इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमें मालूम है कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। हमने पता है ना कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी जगह पे कोलिजन होता है जहाँ पे कुछ भी ज़ाया नहीं होता। नो एनर्जी वेस्ट, कोई भी एनर्जी ज़ाया नहीं होती, और कम्स टू द सिस्टम, न सिस्टम के कोई चीज़ अंदर आती है न सिस्टम से कोई चीज़ बाहर जाती है। ऐसे सिस्टम को हम इलास्टिक कोलिजन वाला सिस्टम कहते हैं। into the system, which means the total kinetic energy before and after collision remains same। इसका मतलब ये है कि जब जाहिर बात है कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आ रही तो टकराने से पहले उनकी जो मोमेंटम थी या एनर्जी थी, और वो टकराने के बाद भी उनकी एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि बाहर माहौल में उनकी एनर्जी ज़ाया नहीं हुई। इलास्टिक कोलिजन, वाई क्यों, इन इलास्टिक कोलिजन एनर्जी डू नॉट चेंजेस मीन्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, यही वजह है। अब दूसरा सवाल है कि व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन आफ्टर द कोलिजन। अगर टकराव हो, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करें, लेकिन कोलाइड जिस सिस्टम में कर रहे हैं उस सिस्टम को हम कह रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन, या उस कोलिजन को हम कह रहे हैं इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में ये होगा कि सम एनर्जी लॉसेस ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन की कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। जिस मिसाल के तौर पर यहाँ जब दो बाइक आपस में टकराती हैं तो आवाज़ निकलता है, ये जो आवाज़ निकला ये एनर्जी उनकी ज़ाया हुई। अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों टकराती तो इनकी ये आवाज़ वाली एनर्जी भी ज़ाया नहीं होती, वो सब बराबर होती। सो द एनर्जी डू नॉट रिमेन सेम एंड एनर्जी चेंजेस इन इलास्टिक कोलिजन। तो आई होप कि ये आपके सारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी पढ़ाई के रोल के अंदर। और अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो ज़रूर हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।